गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। टॉपिक का नाम क्या है? फेट में। टॉपिक है अपना फेट में। फेट में, ठीक है। टॉपिक का क्या नाम है अपना? फेट में। हिंदी में बोलते हैं इसको संभावी आरेख। संभावी आरेख, ठीक है। अब देखिए फेट में क्या होता है। आप सभी जानते हो कि जब स्पर्म और इस ओवा का जब संयोजन होता है तो इसको आप क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो द्विगुणित संरचना बनती है वो क्या होती है? जाइगोट। क्या होती है द्विगुणित संरचना? जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट बनने के तुरंत बाद उसमें क्या हो जाएंगे? विदलन प्रारंभ हो जाएंगे। जाइगोट में जब पहला क्लीवेज होगा तो क्या बनेगी? 2 कोशिकाएं। कितनी बनेगी? 2 कोशिकाएं। 2 में जब वापस क्लीवेज होगा तो कितनी बनेगी? 4। 4 में जब वापस होगा तो कितनी बनेगी? 8 कोशिकाएं। 8 में जब वापस होगा क्लीवेज तो कितनी बनेगी? 16 कोशिकाएं। 16 में जब वापस होगा क्लीवेज तो कितनी बनेगी? 32 कोशिकाएं। कितनी बनेगी कोशिकाएं? 32 कोशिकाएं। तो देखिए इस 32 कोशिकीय अवस्था के अंदर कुछ संभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। जो 32 कोशिकीय अवस्था है उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला। इस 32 कोशिकीय अवस्था यानी ब्लास्टुला अवस्था के अंदर अपन को संभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। इन संभावित क्षेत्रों को क्रमबद्ध करना ही क्या कहलाता है? फेट में कहलाता है। तो ध्यान में रखना कि ब्लास्टुला अवस्था में संभावित क्षेत्रों की पहचान कर इन्हें क्रमबद्ध करना ही फेट वेव कहलाता है। फेट वेव कहलाता है। तो ध्यान में रखना कि जब जाइगोट में क्लीवेज हुए तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से क्या बनी? 32 कोशिकीय अवस्था को क्या बोला है? ब्लास्टुला। इस ब्लास्टुला अवस्था के अंदर कुछ संभावित क्षेत्र पाए जाते हैं जो आगे चलकर भ्रूण के विभिन्न भागों या विभिन्न अंगों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस ब्लास्टुला अवस्था के अंदर इन संभावित क्षेत्रों की क्या पहचान कर इन्हें क्रमबद्ध करना ही क्या कहलाता है? फेट वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमबद्ध करना ही फेट वेव कहलाता है, ठीक है। अब देखिए फेट वेव का जो फॉर्मेशन यानी निर्माण है वो निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फेट वेव। अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फेट में, ठीक है। संभावी आरेख का क्या निर्माण? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संभावी आरेख का निर्माण। संभावी आरेख का क्या निर्माण? तो फेट वेव का
निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। नंबर एक, फॉर्मेशन ऑफ फेट वेव बाय नेचुरल मार्किंग मेथड। ठीक है, क्या फॉर्मेशन ऑफ फेट वेव बाय नेचुरल मार्किंग मेथड। सेकंड है अपनी फॉर्मेशन ऑफ फेट वेव बाय आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड। ठीक है, तो पहली विधि कौन सी है अपनी फेट वेव के निर्माण की, फॉर्मेशन ऑफ फेट वेव बाय नेचुरल मार्किंग मेथड, यानी प्राकृतिक चिन्ह विधि के द्वारा फेट वेव का क्या निर्माण। सेकंड है अपनी फॉर्मेशन ऑफ फेट वेव बाय आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड, यानी कृत्रिम चिन्ह विधि के द्वारा फेट वेव का क्या निर्माण। नंबर एक पढ़ेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ फेट वेव बाय नेचुरल मार्किंग मेथड। तो फॉर्मेशन ऑफ फेट वेव बाय नेचुरल मार्किंग मेथड क्या होती है कि एग होते हैं, जैसे पहले ये देखिए कुछ जंतु जैसे एम्फियोक्सिस हो गया, एनेलिडा फाइलम के जो जंतु हो गए, ठीक है, उसके एग के अंदर प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, विभेदन पाया जाता है। मैंने बताया था आपको कि एग के अंदर दो भाग होते हैं, ठीक है, एक जो भाग होता है उसकी तरफ सक्रिय कोशिका द्रव्य उपस्थित रहता है, उसको सक्रिय ध्रुव कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, सक्रिय ध्रुव, यानी इंग्लिश में से एनिमल पोल कहा जाता है। सेकंड, जिस तरफ योग उपस्थित रहता है, क्या रहता है, योग उपस्थित रहता है, उसको अकीरीय ध्रुव कहा जाता है, अकीरीय ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो एम्फियोक्सिस हो गया, एनेलिडा फाइलम के जो जंतु हैं, उसके एग के अंदर यानी अंडे के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ क्या पाए जाते हैं, विभेदन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से विभेदन पाए जाते हैं। जैसे जैसे हल्के रंग का एनिमल पोल, ठीक है। बी नंबर है डार्क यानी गहरे भूरे रंग का योग भाग, ठीक है। सी नंबर है पीले कलर का यानी पीले रंग का क्रिसेंट, ठीक है। अब देखिए, एग के अंदर जो एम्फियोक्सिस होगा, एनेलिडा फाइलम के जितने भी जंतु होंगे, उसके एग के अंदर प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, विभेदन पाया जाता है। जैसे हल्के रंग का उनको एनिमल पोल दिखाई देता है, गहरे भूरे रंग का क्या दिखाई देता है, योक भाग दिखाई देता है, और पीले रंग का क्या देता है, क्रिसेंट भाग दिखाई देता है। इस प्राकृतिक विभेदन के आधार पर हम क्या बना सकते हैं, इनका फेट वेव बना सकते हैं, और इन भागों के द्वारा आगे चलकर एम्ब्रियो के जिस भाग का निर्माण होता है उसका भी आसानी से क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है पेट में निर्माण की प्राकृतिक चिन्ह विधि। ठीक है, अब अपनी सेकंड कौन सी थी, सेकंड विधि थी अपनी फॉर्मेशन ऑफ
फेट मेड बाय आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, फॉर्मेशन ऑफ फेट मेड बाय आर्टिफिशियल मेथड। इस विधि का विकास किया था वोगट नामक वैज्ञानिकों ने। आर्टिफिशियल जो मार्किंग मेथड थी, आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड, उसका आविष्कार किया था किसने? वोगट नामक वैज्ञानिक ने। वोगट नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि एग के अंदर प्राकृतिक रूप से जो विभेदन पाया जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, उसके अंदर विभेदन पाया जाता है। इस प्राकृतिक विभेदन के कारण जो फेट में बनाए जाते हैं, प्राकृतिक विभेदन के कारण क्या बनाए जाते हैं, जो फेट में बनाए जाते हैं वो स्पष्ट नहीं होते। क्या नहीं होते? वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं होते। ठीक है, उसके आधार पर यदि फेट में बनाएंगे तो पूर्णतः स्पष्ट नहीं होगा, और न ही इसके आधार पर हम पूर्ण रूप से पता लगा सकते हैं कि आगे चलकर किस भाग के द्वारा एम्ब्रियो के किस तल का क्या होगा, निर्माण होगा। इसलिए उन्होंने प्राकृतिक विधि के स्थान पर किसका विकास किया? कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड का क्या किया? विकास किया, यानी आविष्कार किया कि प्राकृतिक मेथड की तुलना में आर्टिफिशियल मेथड होती है वो क्या होती है? ज़्यादा लाभदायक होती है, इसमें यानी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो किस मेथड के द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि आगे चल के ये क्षेत्र कि किस क्षेत्र के द्वारा किस एम्ब्रियो के किस भाग का क्या होगा, निर्माण होगा। तो आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड थी वो दी थी वोगट नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड भी विभिन्न प्रकार की थी। आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड विभिन्न प्रकार की थी। नंबर 1 कार्बन पार्टिकल मेथड, कार्बन पार्टिकल मेथड। सेकंड है अपनी विटल स्टेनिंग मेथड। थर्ड है अपनी रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड। तो वोगट नामक वैज्ञानिक ने 3 प्रकार की आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड का क्या किया? आविष्कार किया। नंबर 1 है कार्बन पार्टिकल मेथड, सेकंड है अपनी विटल स्टेनिंग मेथड, और थर्ड है अपनी कौन सी? रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड। तो नंबर 1 बात करते हैं किसकी? कार्बन पार्टिकल मेथड की। तो कार्बन पार्टिकल मेथड होती क्या है वो देखिए। इस विधि का विकास किया था स्प्रेड नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? स्प्रेड। ध्यान में रखना कि कार्बन पार्टिकल मेथड दी थी किसने? स्प्रेड नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने क्या कहा कि जो एम्ब्रियो परिवर्तित हो रहा है, जो एम्ब्रियो परिवर्तित हो रहा है उसके कोरक खंडों पर क्या रख दिए जाए? कार्बन पार्टिकल। जैसे ये एम्ब्रियो है, उसके अंदर ये क्या है? कोरक खंड। ये जो परिवर्तित हो रहे एम्ब्रियो है उसके कोरक खंडों पे क्या रख दिए जाए? कार्बन पार्टिकल रख दिए जाए, यानी कार्बन पार्टिकल चिपका दिए जाए। तो इन कोरक खंडों के द्वारा आगे बनने वाले स्तरों का आसानी से क्या लगाया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है। उसके आधार पे क्या बना सकते हैं? अपन फेट वेब बना सकते हैं। तो ये बात बोली थी किसने? स्प्रेड नामक वैज्ञानिक ने। तो फिर से बोले कार्बन पार्टिकल मेथड होती क्या है? इस मेथड का आविष्कार किया था स्प्रेड नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने क्या कहा था कि परिवर्तित हो रहे एम्ब्रियो के कोरक खंडों पर क्या रख दिए जाए? कार्बन पार्टिकल रख दिए जाए। तो इस कोरक खंड के द्वारा बनने वाले स्तरों का अपन क्या लगा सकते हैं? आसानी से पता लगा सकते हैं, और इसके आधार पर हम क्या बना सकते हैं? फेट वेब बना सकते हैं।
सेकंड अपनी मेथड है, सेकंड पहली थी कार्बन पार्टिकल मेथड, सेकंड अपनी थी विटल स्टेनिंग मेथड। विटल स्टेनिंग मेथड दी थी सर्वप्रथम वोगट नामक वैज्ञानिक ने सन 1925 में, सन 1925 में। तो ध्यान में रखना कि विटल स्टेनिंग मेथड का आविष्कार किसने किया था? वोगट नामक वैज्ञानिक ने। और कौन सी सन में? सन 1925 में। उन्होंने क्या किया कि परिवर्तित हो रहे एम्ब्रियो को, यदि परिवर्तित हो रहे एम्ब्रियो की कोशिकाओं पर एगार के छोटे छोटे टुकड़ों को अभिरंजित करके रख दिया जाए। तो ध्यान से समझना इसके अंदर होता क्या है। वोगट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एगार के क्या लिए छोटे छोटे इस प्रकार टुकड़े लिए, ठीक है, एगार के क्या लिए टुकड़े लिए। इन एगार के टुकड़ों को किसी स्टेन जैसे जैविक अभिरंजक, नेचुरल रेड यानी प्राकृतिक रेड यानी प्राकृतिक लाल, इसके अलावा नील ब्लू सल्फेट, नील ब्लू सल्फेट, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया, नील ब्लू सल्फेट के द्वारा क्या किया, एगार के टुकड़ों को अभिरंजित किया। अभिरंजित करने के बाद यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो कि सर्वप्रथम वोगट ने क्या लिए, एगार के छोटे छोटे टुकड़े लिए। इन टुकड़ों को नील ब्लू या प्राकृतिक लाल के द्वारा यानी नेचुरल रेड जो जैविक अभिरंजक है, इसके अलावा दूसरा जैविक अभिरंजक नील ब्लू सल्फेट के द्वारा इन एगार के टुकड़ों को क्या किया, अभिरंजित किया। अभिरंजित करने के बाद उन्होंने क्या किया, इन टुकड़ों को परिवर्तित हो रहे एम्ब्रियो की किन्हीं इंचित कोशिकाओं पर क्या कर दिया, इसको रख दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि एगार के टुकड़े के अंदर जो स्टेम था इन इच्छित कोशिकाओं के अंदर क्या हो गया, वो विस्तृत हो जाता है। तो जैसे उन्होंने एगार के टुकड़ों को परिवर्तित हो रहे एम्ब्रियो की इच्छित कोशिकाओं जो जिस कोशिका पे रखना चाहता था उन्हीं कोशिकाओं पे उन्होंने क्या किया, रखा। जैसे उन्होंने एगार का टुकड़ा रखा इन कोशिकाओं पर, तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्टेन होता है वो परिवर्तित हो रही एम्ब्रियो की कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। ध्यान से सुना कि एगार के टुकड़ों के अंदर जो स्टेन था, कौन सा, प्राकृतिक लाल या नील ब्लू सल्फेट, वो इन एगार के टुकड़ों से परिवर्तित हो रहे एम्ब्रियो की कोशिकाओं के अंदर विस्तृत हो जाता है। बट ध्यान में रखना कि ये जो अभिरंजक जो एक कोशिका में विस्तृत हुआ है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर विस्तृत नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विस्तृत नहीं होता। जब इस ब्लास्टुला जो फ्रेगमेंट बनाते हैं ब्लास्टुला स्टेज के अंदर ही बनाते हैं। अब इस एम्ब्रियो के अंदर जब गेस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है, गेस्ट्रुलेशन की क्या होती है, क्रिया होती है, तो निर्माणकारी गतियां क्या होती है, इसमें प्रारंभ होती है। इन निर्माणकारी गतियों का आप क्या लगा सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। तो विटल स्टेनिंग मेथड दी थी किसने, वोगट नामक वैज्ञानिक ने सन 1925 में। उन्होंने क्या कहा कि यदि एगार के छोटे छोटे टुकड़ों को जैविक अभिरंजक नेचुरल रेड और नील ब्लू सल्फेट के द्वारा अभिरंजित कर इस परिवर्तित हो रहे एम्ब्रियो की इच्छित कोशिकाओं के ऊपर क्या कर दिया जाए, यहाँ पे रख दिया जाए। तो इन एगार के टुकड़ों के अंदर जो स्टेम होता है इस एम्ब्रियो की कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। परंतु यह स्टेम होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर विस्तृत नहीं होता। इस प्रकार गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान इस प्रकार क्या होता है, गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान होने वाली गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान होने वाली निर्माणकारी गतियों का क्या लगा सकते हैं, अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये थी विटल स्टेनिंग मेथड। अगली कौन सी है, थर्ड अपनी रेडियो एक्टिव लैबलिंग मेथड। रेडियो एक्टिव लैबलिंग मेथड थर्ड अपनी कौन सी है, रेडियो एक्टिव
एक्टिव लेबलिंग मेथड। अब रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड क्या होती है? इस मेथड के अंदर क्या क्या जाता है? परिवर्तित हो रहे जो एम्ब्रियो, ध्यान में रखना, परिवर्तित डेवलप यानी परिवर्तित हो रही भ्रूण की कोशिकाओं पर रेडियो एक्टिव पदार्थ अंकित कर दिए जाते हैं और इस प्रकार इन कोशिकाओं से बनने वाले स्तरों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और इनका पेट में बनाकर इनका अध्ययन किया जा सकता है। तो रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड क्या थी? इस मेथड के अंदर परिवर्धित हो रहे एम्ब्रियो यानी भ्रूण की कोशिकाओं पर क्या कर देते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ अंकित कर देते हैं। इस प्रकार जैसे ही कोशिकाओं को रेडियो एक्टिव पदार्थ से अंकित करेंगे तो इन कोशिकाओं से बनने वाले स्तरों का भी आसानी से हम क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं और इसके आधार पे हम क्या बना सकते हैं? फीडबैक बना सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो अपनी मेथड कंप्लीट हो गई। पहले थी कार्बन पार्टिकल मेथड, सेकंड थी अपनी विटल स्कैनिंग मेथड और थर्ड कौन सी थी? अपनी रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड। अलग अलग जंतुओं के अंदर अलग अलग प्रकार की फीडबैक के निर्माण का क्या करेंगे? अपन अध्ययन करेंगे। तो ये कौन सा है? ये है फीडबैक ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टोला। फॉर्मेशन ऑफ, ये डायग्राम किसका है? फीडबैक ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टोला का ये डायग्राम है। तो अपन ने बताया, पहले बताया था मैंने आपको कि एग के अंदर दो गोलार्ध यानी दो भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है सक्रिय गोलार्ध या सक्रिय भाग, सक्रिय गोलार्ध। एक होता है अक्रिय गोलार्ध। अब देखिए एग के अंदर पाया जाने वाला सक्रिय गोलार्ध होता है वो एक्टोडर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सक्रिय गोलार्ध के द्वारा क्या बनेगी?
निर्माण होगा। बट एक्टिनिया गोलार्ध के द्वारा किसका निर्माण होता है? एंडोड्रम का निर्माण होता है और ग्रेन क्रिसेंट होता है, यानी दूसर क्रिसेंट। जो दूसर क्रिसेंट होता है उसके द्वारा मेसोड्रम का निर्माण होता है। तो ध्यान में रखना है कि अगर कितने गोलार्ध पाए जाते हैं, मुख्य रूप से दो गोलार्ध। सक्रिय गोलार्ध होता है, सक्रिय गोलार्ध कौन सा होगा? जिस तरफ साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। सक्रिय गोलार्ध वह भाग होता है एग का जिस तरफ सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस सक्रिय गोलार्ध के द्वारा किसका निर्माण होता है? एक्टोड्रम का निर्माण होता है। बट सक्रिय गोलार्ध एग का वह भाग होता है जिसकी तरफ क्या उपस्थित होता है? योग। क्या उपस्थित होता है? योग, यानी पित्तक उपस्थित होता है। क्या होता है? पित्तक पाया जाता है। पित्तक क्या होता है? पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिनिया गोलार्ध कहा जाता है। इस एक्टिनिया गोलार्ध के द्वारा किसका निर्माण होता है? एंडोड्रम का निर्माण होता है। बचा कौन सा? दूसर क्रिसेंट। इसके द्वारा मेसोड्रम का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए, इस प्रकार सक्रिय गोलार्ध के द्वारा जो एक्टोड्रम बनती है वो आगे चल करके प्रीसम्पिटिव एपिडर्मिस और प्रीसम्पिटिव क्या करती है? निर्माण करती है। ध्यान में रखना कि जो सक्रिय गोलार्ध के द्वारा एक्टोड्रम बनती है वो आगे चलकर प्रीसम्पिटिव एपिडर्मिस, प्रीसम्पिटिव न्यूरल प्लेट का क्या करती है? निर्माण करती है। इस प्रकार बनने वाली जो न्यूरल प्लेट है वो आगे चलकर नर्व सिस्टम का क्या करेगी? निर्माण करेगी। एपिडर्मिस आगे चल के किसका निर्माण करेगी? स्किन का निर्माण करेगी। बट एक्टिनिया गोलार्ध के द्वारा जो एंडोड्रम बनती है उसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर और रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान में रखना, यूरिनरी ब्लैडर और इसके अलावा किसका निर्माण होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, तो एंडोड्रम के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर और रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होगा? निर्माण होगा। सिस्टम का क्या होगा? निर्माण होगा। अब थर्ड कौन सा बचा अपना? दूसरा क्रिसेंट, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? मेसोड्रम का निर्माण होता है। अब मेसोड्रम क्या करती है कि सोमाइट, एक तो करती है ये सोमाइट का निर्माण, एक इसके अलावा करती है ये प्रीसम्पिटिव नोटोकॉर्ड का क्या करती है? निर्माण करती है। प्रीसम्पिटिव किसका निर्माण करती है? यहाँ पे दिखा रखी है नोटोकॉर्ड। तो मेसोड्रम होती है उसके द्वारा एक तो सोमाइट का निर्माण किया जाता है, इसके अलावा प्रीसम्पिटिव नोटोकॉर्ड का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। सोमाइट होती है वो आगे चल करके धड़ पेशियों का क्या करती है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? धड़ पेशियों का निर्माण करती है। ठीक है, धड़ पेशियों का क्या करती है? निर्माण करती है। बट इसके अंदर बनी हुई प्रीसम्पिटिव नोटोकॉर्ड आगे चलकर वास्तविक नोटोकॉर्ड के अंदर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो ये किसका था? एम्फीबियन ब्लास्टुला का, यानी एम्फीबिया होते हैं जो फ्रॉग होते हैं, एम्फीबियन के अंदर फ्रॉग आते हैं, उसकी ब्लास्टुला अवस्था के अंदर अपन को ये तीन भाग है, तीनों भागों से चल के एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम और आगे चल करके इनसे संभावी भागों का क्या होता है? निर्माण होता है। उसका क्या बनाया गया? ये फेट मैप बनाया गया है। इस फेट मैप के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इन संभावी क्षेत्रों के द्वारा आगे चलकर एम्ब्रियो के किस भाग का क्या होगा? निर्माण होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।